everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लिए जो लॉ दिया था उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने देखा कि मेंडल पहला इंसान था जिसने पहली बार बायोलॉजी के अंदर मैथ इन्वॉल्व किया। वो पहला बंदा था जिसने मटर के पौधे के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसने इनहेरिटेंस का लॉ पहली बार लोगों के अंदर सोचने के लिए एग्जाम्पल छोड़ा। ठीक है, और उसी की देन है जो आज जेनेटिक्स इतनी आगे है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि मेंडल ने एक जीन का इनहेरिटेंस किस तरह से साबित किया। तो उसने क्या करा था, पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेक्स्ट भी पढ़ेंगे। बिकॉज ये तो वीडियो ही है, मतलब ये तो चैनल ही है कि एनसीईआरटी को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले उसने क्या करा कि एक लंबा मटर का पौधा लिया और एक छोटा मटर का पौधा लिया, दोनों को उसने क्रॉस करवाया। तो उसने ये देखा कि जो नए पौधे जो बने वो सारे के सारे लंबे थे, टॉल थे। तो इस जनरेशन को उसने F1 जनरेशन कहा। F1 को ही हम लोग फीलियल प्रोजेनी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि इसी लंबे वाले मटर के पौधे को, मान लो इधर भी मिला इधर मिला, इन दोनों को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ये देखो, सेल्फ पॉलिनेशन फिर से करवाया, क्रॉस करवाया। तो क्या हुआ कि अब की बारी जो पौधे मिले उसमें से 3 लंबे थे और एक छोटा था। तो इस जनरेशन को उसने F2 जनरेशन कहा। ठीक है, फीलियल 2। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और ये जो क्रॉस था इसको उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, मोनो मतलब एक और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये एक, चूँकि एक जीन का हो रहा है इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और इन द फर्दर किस तरह से मतलब जीनोटाइप किस तरह से शो होता है वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ तक का टेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel where he crossed tall and dwarf pea. टॉल एंड dwarf, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबा और छोटा मटर का पौधा को जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, he collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. उसने क्या करा कि जो सीड मिले उसको, ठीक है, उसको उसने फिर से क्रॉस करवाया फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में, और जो अब इसको प्रोजेनी मिले वो F1 प्रोजेनी थे। ठीक है, F1, ये F1 हुआ या फिर फीलियल फर्स्ट। ठीक है, Mendel observed that all F1 progeny plant were tall like one of its parent, none were dwarf. उसने क्या किया, देखा कि पहले जनरेशन F1 में जितने पौधे थे सारे के सारे लंबे थे, कोई भी डॉर्फ में, कोई भी छोटा नहीं था। ठीक है, he made similar observation for the other pairs of trait. He found that the F1 always resemble either one of the parent that the trait of the other parent was not seen in them. उसने क्या किया कि ये तो एक एग्जाम्पल है जो आपको इस बुक में मिल गया, लेकिन उसने और भी एक्सपेरिमेंट किए और भी दूसरे ट्रेड को लिए। मान लो यहाँ पे उसने लंबाई लिया, ट्रेड क्या है, लंबाई। यहाँ पे ट्रेड के तौर पे क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पे कलर भी तो हो सकता है कि मटर का पौधा उसका सीड जो है वो गोल है कि रिंकल टाइप का है, फिर उसका पॉड का कलर है, यानी कि अलग अलग ट्रेड ले करके उसने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने हर बार यही नोटिस किया कि जो F1 जनरेशन है, अगर दो अलग अलग, एक लंबा एक छोटा, या फिर एक गोल है और एक रिंकल है, जब भी मतलब दो अलग अलग ट्रेड को उसने क्रॉस करवाया तो F1 में जितने भी जिन आ रहे थे पौधे हों वो सारे के सारे किसी एक पेरेंट की तरह हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लंबा है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट। उसने क्या किया कि F1 प्लांट जो जितने भी लंबे पौधे मिले उसने फिर उन सब का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। एंड टू दिस सरप्राइज फाउंड दैट इन द फीलियल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर ड्रॉफ एज द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। उसने क्या देखा कि F2 जनरेशन में उसको लंबे मटर के पौधे भी मिले और छोटे मटर के पौधे भी मिले, जो कि F1 में जो चीज़ नहीं था लेकिन उसको F2 में देखने को मिला। The proportion of the plant that were dwarf were 1/4.
ऑफ F2 प्लांट वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टॉल। उसने क्या किया, देखा कि जब उसने F1 को क्रॉस करवाया था तो जो रेशियो उसको मिला उसको 3:1 का मिला। मतलब ये कि 3 लंबे हैं तो एक जो है वो छोटा है। ठीक है, कैपिटल जहाँ पे भी रहेगा ना तो वो डोमिनेंट को शो करेगा, और जो छोटा वाला मतलब स्मॉल रहेगा वो आपको रिसेसिव को शो करेगा। ठीक है, तो वही देखा उसने। द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट जो थे वो एकदम आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट की तरह। एंड that is all the offspring were either tall or none were the between height। उसने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, या तो मटर के पौधे लंबे हैं या फिर वो छोटे हैं, बीच की हाइट का उसको नहीं मिला। ठीक है, मेंडल ने क्या, अभी तक हमने क्या सीखा कि मेंडल ने मटर का लंबा पौधा लिया, छोटा पौधा लिया, दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। उसको जो पौधे मिले उसको F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले सारे के सारे लंबे थे। फिर उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F1 का। फिर जो उसको पौधे मिले तो उसमें ज़्यादातर पौधे लंबे थे लेकिन कुछ पौधे जो थे वो छोटे भी थे। तो उसने ये देखा कि पहली बात तो ये देखा कि F1 में जो चीज़ नहीं था उसको F2 में देखने को मिला। दूसरी बात उसने ये देखा कि दोनों में से कोई एक पेरेंट की तरह पौधे थे, बीच के हाइट का कोई पौधा नहीं था। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेड दैट ही स्टडी। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वेयर वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन while at the F2 stage both the trade were expressed in the proportion 3:1। The contrasting trade did not show any blending at either F1 और F2। कहने का मतलब ये है कि F1 हो चाहे F2 है, कहीं पर भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद है वही चीज़, देखो यहाँ पे शो है कि या तो ये लंबे हैं या तो ये लंबे हैं और ये ड्वार्फ है, बीच का कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation। उसने ये ऑब्जर्व किया कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में डायरेक्टली चली जा रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसको उसने गैमेट के थ्रू पास हो जा रहा है। He called these things as factor, now we called them as gene। उस वक्त जिसे अभी हम जीन के नाम से जानते हैं, जीन को उसने फैक्टर कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कि फैक्टर किसने यूज़ किया था, तो मेंडल ने। किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, जीन्स के लिए, जिसको आज हम जीन के नाम से जानते हैं। जीन को एक्चुअल में मेंडल ने फैक्टर कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों में डायरेक्टली चला जा रहा है, उसमें कोई अल्टरनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के यूनिट होते हैं। ठीक है, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स वो ट्रेड मतलब यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस का, जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि वो पर्टिकुलर ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जीन्स which code for a pair of contrasting trade are known as allele। They are slightly different form of the same gene। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जीन से तो सब लोग वाकिफ़ हो, जीन क्या होता है सबको समझ में आ रहा है। जीन को ही मेंडल ने उस वक्त फैक्टर कहा। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं उसके हिसाब से, उसने कोई वर्ड ऐसा नहीं दिया था लेकिन उसके हिसाब से, अभी के नाम पे उसको हम लोग एलील बोलते हैं। इसमें फैक्टर, ये फैक्टर वो चीज़ है, जैसे कोई गोरा है तो गोरा के लिए होने के लिए कोई फैक्टर चाहिए ना। जैसे तुम नीट का जैसे तुम्हें लड़का कहा जाता है तो कोई ख़ास बात है ना तुम्हारे अंदर कि तुम लड़का हो। कोई लड़की है तो कोई फैक्टर रहा होगा ना जिसकी वजह से उसको लड़की कहा गया। सेम वैसे ही कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसको, कोई गोरा है तो गोरे का कोई फैक्टर होगा, कोई काला है तो उसका फैक्टर होगा। उसमें भी मान लो कोई गोरा है तो कोई होता है एकदम गोरा होता है, उसका अपोजिट क्या होगा, काला होगा। तो फैक्टर में भी 2 पॉइंट आ जाएंगे। एलील दो होंगे। एक एलील, उस वक्त उसने एलील नहीं कहा था लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे एलील बोल रही हूँ। ठीक है, तो एलील कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं है। जीन जो होता है, जीन का ही 2 फॉर्म होता है जिसको हम लोग एलील बोलते हैं। एलील में दोनों चीज़ होती हैं। ठीक है,
ओके अब है कि इफ़ वी यूज अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर यू इज़ यूज फॉर द ट्रेड एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज एंड द स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर द अदर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट टी। देखो इसमें सिर्फ ये बातें लिखी गई है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना इसको मैं आपको समझा रही। यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, होमोजाइगस आ रहा है, जीनोटाइप आ रहा है, फिनोटाइप आ रहा है, डोमिनेंट आ रहा है, रिसेसिव आ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। देखो बहुत ही ईजी है। जीन आई होप समझ में आ गया होगा, जीन किसको बोलते हैं, जीन को ही उसने फैक्टर कहा। होमोजाइगस का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे ये टीटी है ना एक जैसे हैं, ये टीटी हैं एक जैसे हैं, ये आपका होमोजाइगस हो जाएगा, समझ गए, एक जैसे होंगे। जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं कि जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा। जैसे ये टीटी है, ये टीटी है, तो ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा। लेकिन फिनोटाइप जो होता है वो आपको दिखता है सामने से। जैसे तुम गोरी हो तो गोरा होने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो किसी को दिखेगा नहीं कि गोरा होने के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन तुम गोरी हो ये चीज़ दिखेगा। तो फिनोटाइप हमेशा दिखता है, फिनोटाइप तुमको सामने से दिखेगा, लेकिन जीनोटाइप कभी दिखेगा नहीं लेकिन वो होगा। पहली बात। दूसरी बात कि जीनोटाइप की वजह से ही फिनोटाइप होता है, जैसा जीनोटाइप होगा उसका फिनोटाइप वैसा होगा, ठीक है। होमोजाइगस समझ में आ गया। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेंट रहे, जो जिसकी बात मानी जाए, ठीक है। वो हर हाल में, अकेले रहेगा तो भी अपनी बात मनवा लेगा और भीड़ में रहेगा तो भी। वो बोलते हैं ना, कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके हाथ में लाठी रहेगा वो अपनी बात मनवाएगा। सेम वैसे ये डोमिनेंट का होता है। जैसे ये कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे देखो कैपिटल टी है, अगर ये दोनों जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप है। लेकिन अगर तुम इसकी फिनोटाइप की बात करोगे तो कोई बोलेगा कि देखो इसमें स्मॉल टी इसलिए ये छोटा होगा, कोई बोलेगा कि नहीं इसमें कैपिटल टी है इसलिए ये बड़ा होगा। तो फिर सच क्या होगा, तो देखो जीनोटाइप तो ये है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये होगा लंबा, कैसे होगा, क्योंकि देखो इसमें 2 टी है तो इसमें कैपिटल भी स्मॉल भी है, तो ये जो बड़ा वाला टी है ये डोमिनेंट है, मतलब इसकी बात मानी जाएगी। रिसेसिव का मतलब होता है छोटा वाला। रिसेसिव में जब दोनों रिसेसिव एक साथ रहेंगे तभी उसकी बात मानी जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया था। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है। इसके अलावा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने ऑलरेडी ऊपर में बता दिया है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट समझने लायक है कि ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। दोनों के गैमिट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 2 टी है ना, तो गैमिट जब भी बनेगा तो इसमें से दो एलील रहेंगे। एक गैमिट के अंदर 2 एलील, देखो यहाँ पे भी 2 है, ये गैमिट है लेकिन इसके भी 2 एलील हो जाएंगे, ठीक है। अब जब इसका ये वाला टी है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इसका जब इसके साथ होगा तो ये बनेगा, इसका जब इसके साथ होगा तो ये बनेगा, इसका जब इसके साथ होगा तो ये बनेगा। तो अभी देखो इतने ऑप्शन है आपके पास, ये आपके जीनोटाइप बन गए। अब इन सब में एक चीज़ देखो कॉमन है कि सबके साथ एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है। तो जितने भी प्लांट हुए सारे के सारे क्या हुए, टॉल हुए। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो देखो गैमिट कितने हैं, इसमें टी है तो गैमिट ये टी और ये टी, फिर यहाँ और यहाँ इन दोनों का, तो ये वाला टी और ये वाला टी, तो क्या बना, ये टी बना। तो ये पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि देखो दोनों ही टी है। फिर अब इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे भी देखो 2 तरह के जीन, 2 तरह के एलील हो गए ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो पौधे कैसे होंगे, ऑफकोर्स टॉल होंगे। फिर उसी तरह इसकी इसके साथ करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैसे हो जाएंगे, ये भी लंबे हो जाएंगे। लेकिन स्मॉल टी का जब साथ में करेंगे तो स्मॉल टी होगा। दोनों यहाँ पे रिसेसिव हैं इसलिए जो होगा वो रिसेसिव की बात मानी जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे, सामने से कैसे दिखेंगे तुमको, तो 3 लंबे दिखेंगे और 1 छोटा दिखेगा, तो 3:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। और इसमें जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो देखो इस तरह का हुआ, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। वही सेम चीज़ को यहाँ तक वो एक्सप्रेस किया हुआ है। टेस्ट क्रॉस एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे समझना होगा। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है ना, देखो यहाँ पे वीडियो इसी में मैं तो बता रही हूँ, जब भी F1 को तुम उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओगे तो उसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे ये F1 जनरेशन है ना, F1 में कोई भी प्लांट ले लो, इसको जब तुम इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ
पॉलिनेशन करवाओगे, तो ये जो क्रॉस होगा, ये जो क्रॉस तुम करवा रहे हो, इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बोलते हैं कि जब F1 को तुम उसके किसी भी पेरेंट के साथ करवा दो, चाहे वो लंबा वाला हो, डोमिनेंट हो, चाहे रिसेसिव हो, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो 1 जीन का एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसी को हम लोग कंटिन्यू। इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और दूसरा है, देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक जीन का इनहेरिटेंस जब उसने करवाया तो उसने ये देखा, मेंडल ने जो वन जीन का इनहेरिटेंस करवाया था, तो 2 रूल सामने आए, जिसमें पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कितने जीन का है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कितने जीन का है। तो ये दोनों ही एक एक जीन का है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये रिजल्ट है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 2 रूल है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।